तो बेटा सेमीकंडक्टर का आज सेकंड लेक्चर है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इन दो का मैकेनिज्म आज देखते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जी थोड़ा बहुत आपने शायद सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, किसी तरह की इंप्योरिटी उसमें प्रेजेंट नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज प्योर फॉर्म ऑफ और सिंपली प्योर सेमीकंडक्टर्स। इनको प्योर सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है। No impurity is present in the crystal। जो आपका भी क्रिस्टल जो है उसके अंदर किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, प्योर फॉर्म है ना भाई। अब इम्प्योरिटी से आपका क्या मतलब है? इम्प्योरिटी का मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी कोई भी चीज डाल दी आपने। इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि आपने कोई और एटम तो ऐड नहीं किया है उसमें। तो अभी हमने कोई ऐड नहीं किया है। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम का क्रिस्टल है, और कोई एटम हमने उसमें ऐड नहीं किया है। तो अब ये देखते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें कंडक्शन किस तरह से होता है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसका क्या बना लेते हैं, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस +4 का मतलब बेटा क्या है? +4 से हमारा मतलब है कि वो कोई भी या तो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। इस तरह का स्ट्रक्चर है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटा। इसमें एटम भी हम बना देते हैं, देखो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूं मैं। लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि बैक एंड फोर्थ अरेंजमेंट है बेटा। ये अरेंजमेंट है भी आपका। इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। ये जो रेड पेन से मैंने बताया है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो भाई होगा क्या, जरा इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें। एट 0 केल्विन, जब 0 केल्विन भी सीधी सी बात, ये बात ध्यान रखना कि जब ये स्ट्रक्चर रहेगा जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है, सारे के सारे बॉन्ड्स पूरे हैं, कोई बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है और कोई बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है, तो आपके क्रिस्टल के अंदर ना बेटा, ये तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा बनाया है, हमारा क्रिस्टल तो बहुत बड़ा है। तो वो जो क्रिस्टल जो होगा उस क्रिस्टल के अंदर अभी क्या है, सारे के सारे बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं। और जब बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और भाई जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या लिखूं बेटा? एट 0 केल्विन all the electrons are bounded by the covalent bonds, उनको कोवेलेंट बॉन्ड से सारे के सारे बाउंडेड हैं। नो फ्री इलेक्ट्रॉन और एनी अदर चार्ज कैरियर is present
इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर बेटा क्या नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या कोई अदर चार्ज कैरियर प्रेजेंट ही नहीं है। और जब ऐसा है तो मैं क्या कहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार सवाल पूछा हुआ है इस पे। तो इसका मतलब एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। उसको बेटा क्या है, 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर को एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, एक इंसुलेटर की तरह ही माना जाएगा उसको। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि 0 केल्विन के ऊपर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण से क्या नहीं है बेटा, कि उसमें कोई कंडक्शन के लिए कोई है ही नहीं, ना इलेक्ट्रॉन है ना और कोई चार्ज कैरियर है। तो 0 केल्विन पे तो वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ये बात ध्यान रखनी है आपने। ये डायग्राम तो बहुत काम आने वाला है, ये तो मैं रब नहीं करूंगा, इधर से ही आज काम करना पड़ेगा अपने को ना। देखो आगे, तो भाई ये तो काम हो गया कि भैया 0 केल्विन जो है, 0 केल्विन के ऊपर क्या नहीं है बेटा, 0 केल्विन पे कुछ नहीं होने वाला, 0 केल्विन पे तो इंसुलेटर है। अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर कंडक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। सो देखो, इफ वी increase temperature above 0 Kelvin, अब देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे तो क्या होगा कि बेसिकली इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पास एक थर्मल एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर will gain some thermal energy। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अपने आप जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा कि इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पास थर्मल एनर्जी आनी शुरू होगी। और भाई जब इसके पास एनर्जी आ जाएगी, जब इसके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आएगी, तो फिर क्या होगा, फिर इसके बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे। नाउ covalent bonds, simply bonds start to break। अब जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही बॉन्ड टूटा, भाई बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने वाला कोई नहीं बचा। नाउ बॉन्ड स्टार्ट्स टू ब्रेक, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री नाउ। इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो गए, दे आर नॉट बाउंडेड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। भाई ऐसा नहीं हो जाएगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक बार में टूट जाएंगे। मान लो एक वो हर एक की अपनी अपनी क्या है, अलग अलग एनर्जी सबको चाहिए। मान लिया कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड टूट गया। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया। बेटा ध्यान से समझना, दो मैकेनिज्म अब यहाँ पे आने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉन तो मान लो बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, लेकिन जहां से ये फ्री होकर के आया है, माने इस बॉन्ड पे से, तो यहाँ पे ये अपने पीछे क्या छोड़ के चला गया, एक वैकेंसी छोड़ के चला गया। माने कि आप ये समझो कि कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तो अगर वो उस कंपनी को छोड़ करके जाएगा तो उसके पीछे क्या क्रिएट हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे ये भी इलेक्ट्रॉन क्या था, ये यहाँ पे अपना काम कर रहा था। अब क्या हुआ, कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि ये यहाँ से बॉन्ड इसका टूट गया। जब बॉन्ड टूट गया तो ये अपने पीछे क्या जनरेट करके चला गया बेटा, ये अपने पीछे एक वैकेंसी जनरेट करके चला गया, which have relatively positive charge as compared to the surrounding crystal। दोबारा से सुनो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, देखो एक बात सबसे पहली बात ध्यान रखना कि जब आपने ये सिलिकॉन क्रिस्टल लिया है, उस टाइम पर यह सिलिकॉन क्रिस्टल आपका कैसा है, न्यूट्रल है।
कैसा है, न्यूट्रल, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए आपका सिलिकॉन क्रिस्टल कैसा था बेटा, ये न्यूट्रल था, अनचार्ज था। ठीक है, मैं उसी के एक छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूँ कि सर अब जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ कि मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम थी, कम एनर्जी के ऊपर ये टूट गया। टूटने का मतलब क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन अब कोवेलेंट बॉन्ड से फ्री हो गया। अब ये जैसे कोवेलेंट बॉन्ड से फ्री हुआ, अब अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ के चला गया। अब ध्यान से सुनना जो अब मैं बोलने वाला हूं, अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ के चला गया which has relatively positive charge as compared to this crystal structure और correspond to its surrounding। एक्चुअल में चार्ज आया नहीं है, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं रिलेटिवली। जरा सोचो कि इसके बॉन्ड के आसपास ही नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कैसा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुई ये बात, माने कि एक्चुअल में कोई चार्ज नहीं है। आपसे जो पूछा जाए कि ये वैकेंसी जो क्रिएट हो गई उसके बाद इस स्ट्रक्चर पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव की नेगेटिव। अब भ्रमित नहीं होना है कि सर ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव आ गया, या रिलेटिवली एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव बन गया। अब ना ना ना, अभी भी टोटल नंबर ऑफ, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली क्लास को, जब मैं कहता था कि आपको कोई भी बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे। तो बेटा यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में अभी कोई चेंज नहीं आया। सब बातें लिखवाऊंगा, पहले जरा समझ लेते हैं और आगे। तो भाई ये जो वैकेंसी जनरेट हुई जिस पर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज बोला गया, अब इसका नाम दिया गया होल। इसको नाम क्या दिया गया बेटा, एक नया है ना, पहले इलेक्ट्रॉन था, अब एक नई स्पीशीज का हमने नाम दिया, कहा कि एक होल है। क्या है ये, एक होल है। चलो पहले इतना लिखते हैं, फिर आगे इसका मैकेनिज्म और समझाएंगे कि आगे क्या होगा। तो भाई क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री नाउ, दे आर नॉट बाउंडेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा एक बात ये समझो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की नेचर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि मेटल्स या कंडक्टर्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है ना। ये इलेक्ट्रॉन हो या फिर मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन हो, बोथ आर आइडेंटिकल। दोनों के बिहेवियर में किसी तरह का कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों की मोबिलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो भाई अब क्या हुआ, दे आर नॉट बाउंडेड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, these are known as free electrons। इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। और अगली इंपॉर्टेंट बात, दे आर identical to the free electrons present in conductors or metals। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वहां हुआ करते थे। आगे की बात देखते हैं। और when an electron is free from the bond, it leaves behind a vacancy which have relatively पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन वहां से टूटा, बेटा ये जो चैप्टर है इसमें आपको ऐसे नहीं है कि कहानी एक बार याद कर ली, यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर मल्टीपल टाइम्स। जो लॉजिक, जो फैक्ट्स, जो छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं वो सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। जो आपके बोर्ड में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे आएंगे, या जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसके मैं कल भी बात कर रहा था कि नीट में शॉर्ट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मेंस के अंदर 1 क्वेश्चन आता है ना,
तो वो इंपॉर्टेंट है कि वो बड़े आसानी से वो नंबर मिलने वाले हैं आपको, आसान चैप्टर है ये। लेकिन चीज़ें इसी तरीके से याद करनी, इसी पैटर्न में याद करनी है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। कह रहे कि जब एक इलेक्ट्रॉन, देखो मैं एक एक स्टेप करके चला रहा हूँ, एक एक स्टेप करके समझा रहा हूँ। पहले टूटा तो फिर क्या हुआ, अब एक इसी तरीके से आपको याद होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो अपने पीछे क्या छोड़ के चला गया, एक वैकेंसी छोड़ के चला गया जिस पर रिलेटिवली कैसा चार्ज है, जिस पर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज। चलो भी अब अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए ना, यहाँ पे जरा एक बात काम की है, वो क्या कि अभी भी क्रिस्टल ओवरऑल न्यूट्रल है, ये बात ध्यान रख लो। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ना बढ़े हैं ना घटे हैं, ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना बढ़े हैं ना घटे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो आपको लग रहा है कि फ्री हो गया, ये तो पहले से इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर था। अब भाई उसके अंदर वो कहीं पे भी रहे, उस बात से कोई मतलब नहीं है, ओवरऑल चार्ज बैलेंस थे, ओवरऑल न्यूट्रल है। तो अभी भी क्रिस्टल ओवरऑल आपका बेटा कैसा है, वह ओवरऑल क्रिस्टल आपका न्यूट्रल है। बोलो क्लियर है सभी को कि ओवरऑल कैसा है, वो न्यूट्रल है। अपने पीछे ये जो वैकेंसी छोड़ के चला गया, अब इसको नाम अब देता हूं बेटा क्या, कि दिस इज योर होल, इसको होल का नाम दे दिया बेटा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन का। ये तो इतना मैकेनिज्म हुआ। तो अब आप कहोगे कि सर इससे क्या फायदा हुआ? अरे भाई आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कंडक्टर के जैसा है, माने कि कंडक्टिविटी बढ़ गई। माने क्या हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ गई। भाई पहले तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, कोई चार्ज कैरियर ही नहीं था, लेकिन अब तो आ गया। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो इसका जो रेजिस्टेंस है बेटा किसका, सेमीकंडक्टर का, वह रेजिस्टेंस घटता जाता है। तो घटने का फंडा ये नहीं है ना, घटने का एक्चुअल फंडा क्या है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ गए। क्या बढ़ गया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ गए। तो ये बात लिख लेते हैं बेटा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस number of charge carriers increases and hence resistance decreases and conductivity increases। याद करो कंडक्टर के केस में तो टेम्परेचर बढ़ाते थे तो बेसिकली क्या हो रहा था कि जो टाउ की जो वैल्यू थी है ना, रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू घट जाती थी। उसके कारण से क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस बढ़ जाता था, नंबर ऑफ कॉलिजन्स ज्यादा हो रहे थे। यहाँ बेसिकली कोलिजन वाला फंडा ही नहीं है। यहाँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जनरेट होंगे। उसके कारण से जो रेजिस्टेंस है आपका वो घट जाएगा, है ना, ये फंडा है। तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो घटता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे। सो द फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कंडक्ट करेगा। बात उसका बिहेवियर मैं आपको पहले बता चुका हूं, वैसा ही बिहेवियर है जैसा कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर है। लेकिन बेटा यहाँ पे एक बहुत बढ़िया काम और होने वाला है कि भैया एक बार तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगी तो यहाँ पे क्या होगा, करंट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक काम और चलेगा, मूवमेंट ऑफ होल। मूवमेंट ऑफ होल, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो वैसे ही हो रहा है सर जैसा कि हम पहले कंडक्टर्स में पढ़ते थे, लेकिन अब एक और नया फंडा आया, दैट इज मूवमेंट ऑफ होल। कि मूवमेंट ऑफ होल का क्या मतलब, अब जरा समझो। चलो अब मैं इसको हटा देता हूं कि ये कोई होल है आपका।
भाई मैंने कहा कि रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज है होल के बारे में। अब मैं तुम्हारे होल से थोड़ी सी दोस्ती करवा देता हूँ। अगर इस होल का है ना मिजाज समझ गए ना कि एक्चुअल में ये कौन है, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी पूरे चैप्टर के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो होल है ना भाई, होल ये इलेक्ट्रॉन का जुड़वा आलसी भाई है, जुड़वा आलसी भाई है ये, और कुछ नहीं है। अब ऐसे तो कह नहीं सकते ना कि भाई इसका नाम भी राम और इसका नाम भी राम, वो भी इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? अभी देखो जरा एक्चुअल में होल क्या है, जरा समझने की कोशिश करो। भाई ये यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हो गई थी। अब जब ये वैकेंसी जनरेट हो गई जिस पर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज है, अब जो कोई भी नेगेटिव स्पीसीज पार्टिकल है उसको वो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब मान लो इसके नियर बाई, मान लो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी यहां जंप करने की होगी। जैसे उसको थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाएगी, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तो अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ के आएगा। अब इसको भी तो कोई ना कोई आकर के फिल करेगा, वो यहां फिल करेगा, तो एक होल यहां जनरेट हो गया। तो जरा आप इसको मोमेंट ऑफ होल की तरह समझते हैं बेटा, कि एक्चुअल में ये होल यहां से चलता चलता यहां आ गया। एक्चुअल में होल नहीं आया, एक्चुअल में क्या हुआ है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन और जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बात कर रहे थे, दोनों एंटायरली डिफरेंट है। क्यों एंटायरली डिफरेंट है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री है, ये कहीं पे भी जा सकता है। ये बिल्कुल कंडक्टिविटी जैसी मेटल्स में होती थी बिल्कुल वैसी करेगा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ जंपिंग खेल सकता है। ये एक बॉन्ड से सिर्फ दूसरे बॉन्ड पर जा सकता है, जिसको फिजिक्स की टर्म्स में क्या कहते हैं, मोबिलिटी। तो ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए कि सर एक्चुअल में जो होल है ना, ये होल क्या चीज है। ये जो होल की बात कर रहे थे, ये आपका एक्चुअल में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। This is your bounded electron which can jump from bond to bond, which can only jump from bond to bond. वो एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड तक जा सकता है बस। तो माने कि यहां से क्या बात समझ में आ गई कि सर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is higher than mobility of hole। और भाई होल कुछ नहीं है, होल इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट है, लेकिन वो बाउंडेड मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी किसकी, होल की मोबिलिटी से। तो कुल मिलाकर के बेटा अब देखो क्या होना शुरू हुआ कि इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह का मूवमेंट हुआ है, एक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक मूवमेंट ऑफ होल। तो इन दोनों के कारण से भाई चार्ज कैरियर तो जब भी मूव करेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज मूव करे चाहे वो नेगेटिव चार्ज मूव करे, जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका सर्किट है, उसके अंदर करंट फ्लो करेगा ही करेगा। तो यानी कि यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर दो मैकेनिज्म से करंट का फ्लो हो रहा है। एक तो मैकेनिज्म है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो मैकेनिज्म है दैट इज मूवमेंट ऑफ होल। तो मूवमेंट ऑफ होल मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से, देखो होल यहाँ से मूव करता हुआ जा रहा है। एक्चुअल में वो क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करके आया ना। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और होल की मूवमेंट दोनों ऑपोजिट ही समझा जाएगा दोनों को। तो यहाँ से अब आगे देखो क्या बात करते हैं। तो ये चीज ओवरऑल क्लियर होगी कि भाई जो मोबिलिटी है वो इसकी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन और होल में शायद अब डिफरेंस भी क्लियर है कि भैया दोनों की मोबिलिटी का खेल है। एक्चुअल में है तो इलेक्ट्रॉन ही दोनों, एक्चुअल में तो क्या है वो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन मोबिलिटी का फर्क है, इसलिए दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग नाम दे दिए गए। अच्छा अब आगे देखिए कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जो करंट जो आपका आ रहा है, ये करंट बेटा दो मैकेनिज्म से आएगा, है ना। इंट्रिंसिक करंट बोल देता हूं बेटा मैं इसको, इंट्रिंसिक करंट। एक तो आएगा बेटा मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा मूवमेंट ऑफ होल से।
मूवमेंट ऑफ होल्स। तो यानी कि जो इंट्रिंसिक करंट है आई सबस्क्रिप्ट आई, ये दो जगह से आ रहा है बेटा, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर प्लस करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स ना। दिस इज करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ और करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आ रहा है बेटा, ये क्या चीज है, करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स। ये बातें आ गई, यानी कि टोटल करंट दोनों का सम आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन ने जो करंट कंट्रीब्यूट किया वो भी, और जो होल ने करंट कंट्रीब्यूट किया बेटा वो भी। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि IE इज मच मच ग्रेटर देन IH। इस केस में बेटा क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन के कारण से जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू होल के करंट से बहुत ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों? पहला सवाल तो यही उठता है कि ऐसा क्यों। भाई एक बात तो ये भी देखो बेटा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्ट्रक्चर के अंदर उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी हैं। भाई जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तभी तो एक होल जनरेट होगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हुए तो ही तो 4 होल जनरेट हुए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल्स होंगे, माने कि यहाँ पे नो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेटा किसको कहेंगे, जो मात्रा में अधिक होंगे, जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होगा, जिनका नंबर ज्यादा होगा, या दोनों बराबर है तो कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं। तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन के कारण से जो ये करंट आया उसकी वैल्यू होल के कारण से जो करंट आया वो बहुत ज्यादा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है बेटा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा कि जो करंट कंट्रीब्यूशन आएगा किसके कारण से बेटा, इलेक्ट्रॉन के कारण से जो करंट कंट्रीब्यूशन आएगा वह ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द करंट कंट्रीब्यूटेड बाय द मूवमेंट ऑफ होल्स। ये खेल रहेगा। तो ये इंट्रिंसिक का मैकेनिज्म आ गया। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल रहेगा, कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं रहेगा। करंट के अंदर दोनों का क्या रहेगा, दोनों के कंपोनेंट्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का भी और होल का भी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये इंट्रिंसिक का था कि फटाफट से कैसे रिवाइज करेंगे सर, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, जहां वो पीछे छोड़ के आएगा वहां एक होल होगा, होल इज रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज हो गया एक तरह से, वो एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन है, ये हम जानते हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन करेगा ही करेगा जैसे कि कंडक्टर में होता है, लेकिन ये होल का भी मूवमेंट पूरा होगा। इस तरीके से क्या होगा, करंट का इस मेन मैकेनिज्म इस तरीके का आ रहा होगा। लेकिन अब हुआ क्या कि ये सारा सब कुछ कर लिया भाई, इस वाले प्रोसेस से क्या हुआ, इस वाले प्रोसेस से ना मतलब करंट की बहुत ज्यादा वैल्यू आई नहीं, खेल बात बनी नहीं मतलब। तो कहा कि यार सब कुछ बड़ा काम ईमानदारी से किया था ना, किसी तरह की मिलावट नहीं की, बिल्कुल साफ सुथरा काम किया था, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। लेकिन अब कहा कि भैया काम तो बन नहीं रहा। तो बोले भाई काम नहीं बन रहा ना तो एक काम करो फिर, तो है ना, जो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर क्या करो, हम कहते हैं कि चम्मच का इस्तेमाल करो। देखो कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। तो इंट्रिंसिक का खेल खत्म, इंट्रिंसिक का कोई खेल नहीं है। अब खेल है एक्सट्रिंसिक का, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा होता है। तो भाई एक तरह से अब क्या हुआ, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अपने किसी साथी की मदद की आवश्यकता है कि वो जिससे क्या कर दे, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ा दे एक तरह से। तो कहा कि यार ये काम कौन करेगा, इसको मदद की आवश्यकता है। तो भाई इसके मदद तो इसके पड़ोसी कर सकते हैं। आप कहोगे सर पड़ोसी क्यों करेंगे, अरे भाई सुनो, एक्चुअल में जो इम्प्योरिटी में है, पहली बात तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, दो सेमीकंडक्टर्स
in which some impurities are added. जिसमें कुछ हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तब इम्प्योरिटी का मतलब बेटा ये थोड़ी ना है कि कुछ भी मतलब आपने क्या लिया, रेत, मिट्टी, नमक, मसाला कुछ भी लिया और वो डाल दिया और वो इम्प्योरिटी ऐड होगी ना। हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारे लिए इम्प्योरिटी से मतलब पता है क्या बेटा, एनी अदर एटम, कोई और दूसरा एटम आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। लेकिन जब आप कोई और एटम ऐड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो क्रिस्टल जो है आपका क्रिस्टल लैटिस जो है शुड नॉट डिस्टॉर्ट। पता लगे क्रिस्टल जो लैटिस स्ट्रक्चर था, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, वही डिस्टॉर्ट हो गया। वो डिस्टॉर्ट हो गया तो बाकी सब बातें तो कर ही नहीं पाएंगे। तो भाई वो क्रिस्टल लैटिस जो है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है आपका डिस्टॉर्ट ना करे, उसके लिए क्या होना चाहिए, द एटम which is to be added must be of comparable size to the crystal atoms। बेटा जो क्रिस्टल के जो एटम्स हैं उनका जो साइज है उनके साइज के कंपैरेबल होना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा साइज नहीं होना चाहिए उसका, अदरवाइज कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे जिसको तुमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, फ्रिंकल डिफेक्ट, शार्ट डिफेक्ट, इस तरह के डिफेक्ट्स आ जाते हैं बेसिकली। तो भाई ये एटम जो है उनका साइज लगभग वही होना चाहिए। ये हमारे लिए मेन क्राइटेरिया रह गया क्या, इम्प्योरिटी को सेलेक्ट करने का। तो भाई अब जरा हमें जो अपनी पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर अभी ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे कौन से एटम्स हैं जिनका साइज जो है वो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के बराबर है। अब वैसे कि उसके जैसा साइज तो उसके अगल बगल वाले जो ग्रुप्स हैं उसमें मिलेगा। तो ये तो ग्रुप 40 एलिमेंट्स थे, तो एक्चुअल में सिमिलर साइज के जो और एटम्स हैं वो आपको या तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स में मिलेंगे बेटा, या फिर ग्रुप 15 एलिमेंट्स में मिलेंगे, है ना। या तो बेटा क्या देखो, ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स है तो इसके पड़ोस में इधर ग्रुप 13 एलिमेंट है और इधर ग्रुप 15 एलिमेंट है। और बड़े कमाल की बात है कि इनका जो साइज है ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज काफी हद तक वैसा ही है, लगभग वैसा ही साइज है जैसा कि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। भाई ग्रुप 13 के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका क्या क्या है, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ग्रुप 15 में बात करूं तो फॉस्फोरस है आपका, फॉस्फोरस भी इधर ही हो गया। तो अब और ग्रुप 14 में हम बात करें किसकी, सिलिकॉन की और बेटा जर्मेनियम की, ठीक है। इधर और भी है, मैं बस एक एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है। तो भाई ग्रुप 13 एलिमेंट भी मदद कर सकता है और ग्रुप 15 एलिमेंट भी मदद कर सकता है। ग्रुप 13 एलिमेंट की खास बात क्या है बेटा कि दे आर ट्राइवेलेंट। एक बात तो ये है, ट्राइवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि भैया उनकी शेल में जो वैलेंस शेल है उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो ग्रुप 15 जो एलिमेंट है बेटा ये पेंटावेलेंट एलिमेंट है। पेंटावेलेंट एलिमेंट होने का मतलब क्या हो गया कि उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और भाई ये जो आपका सिलिकॉन है या जर्मेनियम जो है ग्रुप 14 जो एलिमेंट है बेटा, ये मैं आपको शुरू में बता चुका था, ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट है तो इसको पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब एक्चुअल में खेल क्या हुआ कि जो आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, उस सिलिकॉन स्ट्रक्चर को या जर्मेनियम स्ट्रक्चर को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। साइज की बात तो ठीक बन गई, लेकिन अब ये ऐड करूंगा इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऐड करूंगा तो इसके पास 5 है, 4 का खेल नहीं बन रहा। तो कहा कि कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे क्या करना है। तो कुल मिलाकर के कहा कि भैया अगर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स ऐड करोगे तो अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का सेमीकंडक्टर बनेगा और ग्रुप 15 का एलिमेंट ऐड करोगे तो वो अलग बनेगा। तो एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है बेटा उसको फर्दर कि कौन सी
आपने इंप्योरिटी ऐड की। एक बात तो ये बात ध्यान रखना बेटा, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी in the crystal structure is known as, बड़ा सुंदर सा नाम दिया है, is known as doping। काम बढ़िया कर रहा है, नाम थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग वाला है ना। इस प्रोसेस को बेटा जो एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी है इसको डॉपिंग कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? डॉपिंग। और जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उसको डोपेंट कहा जाता है। एंड दिस इम्प्योरिटी है ना बेटा, इधर से नोट कर दिया होगा सभी ने, ये जो आप इम्प्योरिटी जो ऐड करोगे, द इम्प्योरिटी टू बी एडिड is known as डोपेंट। उसको भाई डोपेंट कहते हैं। डोपेंट हो गया, प्रोसेस डोपिंग हो गई, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे दो तरह के डोपेंट है बेटा। कौन कौन से डोपेंट है बेटा? एक तो आपका ग्रुप 13 का डोपेंट है और एक आपका ग्रुप 15 का डोपेंट है। एक ग्रुप 13 का डोपेंट है और एक ग्रुप 15 का डोपेंट है। जो ग्रुप 13 का अगर आप डोपेंट ऐड करते हो तो बेटा उस टाइप को कहा जाएगा कि दैट इज पी टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों पी टाइप कहा है ये भी बताऊंगा। दूसरा है, अगर आप ग्रुप 15 से ऐड करोगे तो बेटा दैट इज नॉन एज एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है आपके, वो फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, एक पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और वो किसके बेसिस पे डिसाइड किया है आपने कि किस तरह का डोपेंट आपने ऐड किया है। अगर ग्रुप 13 का डोपेंट ऐड किया है तो उसको कहा जाएगा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। या बेटा यहाँ पे जो ये डोपेंट जो है ना, इस डोपेंट को पता है एक नाम और दिया जाएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर डोपेंट। अभी बताऊंगा व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर डोपेंट। और भाई ये जो ग्रुप 15 का जो आप एलिमेंट ऐड करोगे इसको बेटा कहा जाएगा डोनर डोपेंट। एक एक्सेप्टर डोपेंट हो गया और एक आपका डोनर डोपेंट हो गया। दो तरह के आपके पास क्या आ गए हैं? दो तरह के आपके पास डोपेंट आ गए हैं। दो तरह के ही आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ गया है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। करो नोट जल्दी से। अब बेटा इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पी टाइप में क्या होगा और एन टाइप में क्या होने वाला है। देखो तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा किसको? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये एक्सट्रिंसिक ही है बेटा, ठीक है। When impurity element are added from कौन सा? From group 13 elements। The semiconductor so formed is known as P type of semiconductor। P टाइप क्यों कहते हैं और बाकी क्या चीज होंगी वो बताते हैं। भाई जब आप ऐसे समझो कि जब आप ग्रुप 13 का एलिमेंट ऐड करेंगे उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, तो देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा पहले वो देख लेते हैं। तो भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर इधर बना देता हूं मैं, इसका या इधर बना देते हैं, चलो कोई बात नहीं। +4 +4 +4 +3 लिख देता हूं इसको। +3 का मतलब बेटा क्या हो गया कि वो ट्राईवैलेंट एटम है कोई। वो क्या है?
ट्राईवैलेंट एटम है, ये आ गया। तो भाई ध्यान से देखें भाई, ऐसे बॉन्ड तो बने हुए होंगे लाइक दिस, इस तरह की बॉन्ड बने हुए होंगे। होगा क्या कि जो ग्रुप 4 वाले हैं ना, यानी कि ग्रुप 14 वाले जो एलिमेंट्स होंगे उन सब के पास तो 4-4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन 3 वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मान लो बेटा ये तो 4 वाले, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ग्रुप 13 के पास इस बॉन्ड पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और भाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर रिलेटिवली वहां पे क्या हो गया, एक होल हो गया। ये देखते हैं जरा, यानी कि इस बार क्या हुआ कि ऑलरेडी 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी एक होल प्रेजेंट है। ऑलरेडी क्या है बेटा, एक होल प्रेजेंट है। सो इन दिस p टाइप सेमीकंडक्टर, होल इज और होल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट in the crystal structure, जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उसमें ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी होल्स तो प्रेजेंट ही हैं। तो भाई ऑलरेडी अगर होल्स प्रेजेंट हैं तो ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नंबर ऑफ होल्स इस बार ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ऑलरेडी ज्यादा है तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होगी। अब मैं बात करता हूं कि भाई इसको, पहली बात ये कर लेते हैं कि इसको एक्सेप्टर डोपेंट क्यों कहा गया, मैकेनिज्म अभी समझेंगे। Why group 13 elements are known as acceptor dopants? भाई एक्चुअल में जो आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो क्रिस्टल है, या जो सेमीकंडक्टर जो ये है क्रिस्टल जो है, इसकी तो डिमांड 4 इलेक्ट्रॉन्स की है। भाई इसके तो हर एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए शेयरिंग के लिए। लेकिन ये बेचारा क्या कर रहा है, ये तो कह रहा है मुझे ही 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। एक्चुअल में ये तो खुद ही क्या चाह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं से मिल जाए। तो इसकी ये जो टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसकी इसी टेंडेंसी के कारण से इसको क्या कहा जाता है, इसको एक्सेप्टर डोपेंट कहा जाता है। दिस इज बिकॉज ड्यू टू द टेंडेंसी टू accept electron from the crystal structure. It is known as donor dopant. Sorry, acceptor dopant. उसकी जो टेंडेंसी है उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको एक्सेप्टर डोपेंट कहा जाता है। एक तो ये बात। अब बात करते हैं बेटा इसके मैकेनिज्म की कि यहाँ पे अब एक्चुअल में कंडक्शन कैसे होता है। तो भाई कंडक्शन देखो, 2 कंडक्शन हो रहे होंगे। एक तो कि भाई यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ होल्स पहले से ही ज्यादा है, नंबर ऑफ होल्स आपके ऑलरेडी क्या है बेटा, पहले से ज्यादा है। तो एक तो वो जो मूवमेंट ऑफ होल हो रहा था उसके कारण से आएगा, और भाई इंट्रिंसिक मैकेनिज्म भी है ना। मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन, तो मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन में पता क्या कह सकते हैं बेटा, एक तो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होगा, और एक आपका होल मूवमेंट वाला जो मैकेनिज्म है वो होगा।
आप कहोगे सर ये इंट्रिंसिक मैकेनिज्म क्या है, जो अभी पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, क्या तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, होल जनरेट होगा। वो जो मैकेनिज्म था वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट जो हमने कहां पढ़ा बेटा, जो हमने पढ़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। वो सारा का सारा वो मैकेनिज्म तो है ही है। क्या है वो मैकेनिज्म, बता चुका हूं। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो होल जनरेट होगा, फिर वो जंपिंग वाला खेल चलेगा। होल का मूवमेंट बेसिकली क्या हो गया कि ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे। भाई आप ये समझो कि ये होल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एक और होल जनरेट होगा। तो यानी कि इस बार आपका क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बार। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है बेटा वो होल्स होंगे, और भाई होल्स के ऊपर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहां लिख देता हूं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, या इसको ऐसा लिखो बेटा कि इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर because it has holes as majority charge carriers, and have relatively positive charge. तो भाई ये जो पॉजिटिव का जो पी है ना वो चुरा लिया हमने, और फिर हमने इसको कहा कि पी टाइप। हमने क्या कहा फिर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब सवाल ये है कि सर ये जो अब आपका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, ये सवाल है हमारा कि ये व्हाट इज द चार्ज ऑन ए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज कितना होगा, कैसा होगा। तो भाई जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है वो कैसा चार्ज होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसा लग रहा है, पर ये गलत बात है। ऐसा लग तो रहा है कि पी टाइप है, नंबर ऑफ होल्स आता है। अबे बेवकूफों, याद करो कौन सी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी हमने, क्या कि पी टाइप जो ये होल जो है, माना आपकी बात की नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, बट होल विल नॉट डिसाइड द चार्ज। होल पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, होल पे कोई चार्ज नहीं है, ये हमारी कल्पना है। हमने उसको होल दिखा दिया, बट एक्चुअल में वो है ही नहीं। वो तो सिर्फ उस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट दिखाने के लिए बताया गया है। एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी है बेटा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल इन नेचर, ना उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। कारण क्या है कि इसमें एक्चुअल में कोई चार्ज नहीं है। तो रिलेटिव, एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, रिलेटिव चार्ज। एक्चुअल में ओवरऑल इस स्ट्रक्चर के अंदर बेटा जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे उतने ही अब भी हैं, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं। तो जो ये पी टाइप जो आपका सेमीकंडक्टर है, ये आपका कैसा रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि ना कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सर्किट में आया है। आप कहोगे कि सर ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो अरे ये एक्स्ट्रा बचा हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोटॉन भी तो पड़ा हुआ है प्रोटॉन के अंदर, उस न्यूक्लियस के अंदर। तो ओवरऑल ये न्यूट्रल रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे जो करंट आएगा बेटा ना, मैकेनिज्म देखो मैंने फटाफट से खत्म कर दिया। कारण क्या है कि मैकेनिज्म वही पिछले दो हो रहे हैं, एक होल की मूवमेंट, एक इंट्रिंसिक वाली मूवमेंट, तो उसको अलग अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एग्जाम में आएंगे तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल करंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू IE प्लस IH। और इस बार कमेंट नहीं कर सकता हूं मैं कि
कि IE ज़्यादा होगा कि IH ज़्यादा होगा, ये कमेंट करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे डोपिंग लेवल का पता होना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या लिखता हूँ बेटा, I बराबर क्या हो जाएगा, IE प्लस IH हो जाएगा। I किसके इक्वल हो जाएगा, IE प्लस IH, माने कि जो करंट आएगा वो इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस होल का करंट दोनों के कारण से करंट आ रहा होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट करो बेटा ये जल्दी से। देखो भाई, तो ये बात आ गई। अब देखो इसका एनर्जी लेवल में भी काफी फर्क पड़ेगा जब आप एक्सेप्टर डोप या कोई एक्सेप्टर डोपेंट डालो या डोनर डोपेंट, दोनों से एनर्जी लेवल पे फर्क पड़ता है। तो यहां पे मैं बात करूं कि ऑन एडिंग डोनर डोपेंट, on adding donor dopant, energy level diagram is also get effective। है ना, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी डायग्राम बनाया था, आप याद करो बेटा, जब हमने इसको क्लासिफाई किया था, तो ये ऐसे मान लो कि ये आपका क्या था बेटा, ये आपका एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, और ये मान लो आपका क्या था बेटा, दिस इज द एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। ऐसा था, इसको आप वैलेंस बैंड बोलते थे और ये आप कंडक्शन बैंड। ये सिंपल डायग्राम था जब आपने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की थी, जब आपने क्या नहीं किया था, इम्प्योरिटी ऐड नहीं की थी। क्या हो गया, अच्छा सॉरी, ये इसको एक्सेप्टर कर लो बेटा, एक्सेप्टर आएगा, एक्सेप्टर आएगा, ठीक है। तो ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, तो जब ये डायग्राम है और ये बीच में आपका एनर्जी गैप है ना, ये एनर्जी गैप है। लेकिन जब आप क्या कर दोगे, जब आप एक्सेप्टर डोपेंट ऐड कर दोगे ना, तो होगा क्या कि वैलेंस बैंड का जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा रेज हो जाएगा, हल्का सा ऊपर आ जाएगा। ये आ गया, इसको क्या लिख देता हूं, दिस इज एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर डोपेंट। ये जो एनर्जी लेवल है ना बेटा, लगभग 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो अब हो क्या गया कि अब भैया जो मोमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स था वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने का, अब बेसिकली उसको इतनी दूरी नहीं, पहले से कम दूरी तय करनी पड़ेगी। अब यहां वाला इलेक्ट्रॉन ही मूव करके चला जाएगा। सो नाउ movement of electron from valence band to conduction band becomes easier। The energy level of the valence band is slightly increased, ये भी आपने, और raised, यहीं पे लिख देता हूं बेटा, energy level of valence band is slightly raised। बस हल्का सा ये ऊपर की तरफ एनर्जी लेवल आ गया है बेटा इसका। तो अब इफेक्टिवली यहां से यहां जंप करना पड़ेगा। मूवमेंट अब पहले से क्या हो गया बेटा, आसान हो गया है। मैकेनिज्म आपको बता दिया है, वही मैकेनिज्म सेम है, करंट दोनों के कारण से आएगा बेटा, ठीक है। तो अभी जो हमने इतना किया है आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ये जो नोट्स आपको पढ़ाएंगे अच्छे से आप पढ़ लें। एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, उसमें हम एन टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।